नमस्कार सभी को। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में अपन स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में पढ़ लिया था। पुंकेसर के अंदर परागकणों का निर्माण हुआ था, स्त्री केसर के अंदर अंड कोशिका का निर्माण हुआ था जो कि बीजांड के अंदर बनी थी। अब ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग हैं, दोनों अचल है, दोनों चल नहीं सकती, इसीलिए इनको अपने को एक ही स्थान पर लाना है और इसी एक ही स्थान पर लाने की प्रक्रिया को बोला जाता है परागगण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परागण। अब परागण की डेफिनेशन क्या होगी या पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना क्या कहलाता है? परागगण कहलाता है। और परागण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? स्वयुग्मन, दूसरा है सजातीय, तीसरा है परपरागण। स्वयुग्मन को ऑटोगेमी या स्वपरागण भी कहते हैं। अगर किसी पुष्प के परागण एक ही पुष्प पर जाकर वापस उसी की वर्तिका पर जाकर गिर जाए तो उसको बोला जाता है स्वपरागण। और लगभग ये किसके अंदर होता है? द्विलिंगी के अंदर। क्या होता है? मान लीजिए ये पुष्प है, पुष्प के ये क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? परागकोश। और मध्य के अंदर क्या पाई जाती है? आपकी स्त्री केसर। यहां से परागकण अगर इसी वर्तिकाग्र पर आ गए तो उसको बोला जाता है स्वपरागण या स्वयुग्मन। दूसरा है अगर एक ही जाति के यानी एक ही पेड़ पर 2 पुष्प थे, उसी पुष्प की उसी पादप के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर चले जाते हैं तो उसको बोला जाता है सजाति। यानी एक ही पादप में परागण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सजाति। ये आनुवंशिक रूप से तो क्या है? स्वपरागण है, क्योंकि भाई उस परागकण का जनक तो एक ही पादप है। दूसरा है कार्यात्मक रूप से ये परपरागण है, क्योंकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं। अब ये होता किसके अंदर है? उभयलिंगी। ऐसे पादप जिनके अंदर नर तथा मादा पुष्प है एक ही पादप पर पाए जाते हैं, उन पादपों के अंदर सजातीय परागण होता है। उदाहरण क्या है? अरंड, मक्का और नारियल। तीसरा है परपरागण। अगर मान लीजिए किसी भी पादप पर केवल और केवल ऐसे ही पुष्प हो जिसके अंदर स्त्री केसर हो और केवल ऐसे ही पुष्प हो जिसके अंदर पुंकेसर हो, तो उनके अंदर परपरागण होता है। इसके अंदर अलग अलग पादपों में परागण होता है। मान लीजिए ये एक पादप यहां है और दूसरा पादप यहां है, तो इसके परागण यहां पर जाकर गिरेंगे, उसको बोला जाता है परपरागण। पादपों की जाति तो एक ही होगी पर परागकण एक पादप से दूसरे पादप पर जाकर गिरते हैं। और ऐसा किसके अंदर होता है? एक लिंगाश्री पादप, जिनके अंदर केवल और केवल स्त्री केसर हो या केवल और केवल पुंकेसर हो। उदाहरण क्या है? पपीता और खजूर। सजातीय में क्या होगा कि मान लीजिए ये एक पादप है और इसके ऊपर एक पुष्प यहां लगा हुआ है, दूसरा पुष्प यहां लगा हुआ है। एक पुष्प ये मान लो, एक पुष्प ये मान लो, तो यहां से परागण इसी पादप के इसी पुष्प पर आ रहे, तो पादप तो एक है, पुष्प अलग अलग है, तो इसको बोला जाता है सजातीय। और अगर एक ही पादप के उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प पे आए तो उसको बोला जाता है स्वयुग्मन या स्वपरागण। अब दूसरा है स्वपरागण किस किस के अंदर होता है? स्वपरागण के लिए अनुकूलता क्या है? पहला तो है द्विलिंगता, यानी ऐसा पादप उसके अंदर पुष्प के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पादप में हो तो ऐसे को बोला जाता है द्विलिंगता। दूसरा है समकाल पक्वता। मान लीजिए स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही साथ परिपक्व होते हैं, उसको बोला जाता है समकाल पक्वता। तीसरा है अनुमिलियता। क्या होते हैं कि कई पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो पुष्प बनता है वो कभी खुलता ही नहीं है, हमेशा आवृत होकर रहता है, उसको बोला जाता है उन्मिलियता। और ऐसा किसके अंदर होता है? पहला है कनकोवा, दूसरा है वालोया, तीसरा है ऑक्जिलेस। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, याद कर लेना, क्योंकि इनके अंदर ऐसे पुष्प होते हैं, 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। एक तो ऐसे हमेशा खुले रहते हैं, एक हमेशा ऐसे बंद रहते हैं। तो जो बंद रहते हैं उनको बोला जाता है उन्मिलियता और उनके अंदर भी क्या होता है? स्वपरागण। तीसरा है कलिका परागण। कई ऐसे पादप होते हैं जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तभी उनके अंदर क्या होता है? परागण हो जाता है। एग्जाम्पल है आपके चावल और गेहूं। दूसरा है परपरागण या परपरागण के लिए अनुकूल या बहिर्प्रजनन युक्तियां। क्या होता है कि पादपों को पता है, वो एक प्रकार के सजीव है, उनको पता है कि अगर स्वपरागण होता रहा तो उनके अंदर विविधताओं में कमी आ जाएगी, एक ही पेरेंट्स के लक्षण आते जाएंगे और पादप धीरे धीरे कमजोर हो जाते। तो पादपों के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी युक्तियां डेवलप कर ली है कि वो बहिर्प्रजनन ही होता है, स्वपरागण उनके अंदर होता ही नहीं। पहला क्या है? एक लिंगता। मान लीजिए कोई पादप है, उसके ऊपर
पुष्प है और पुष्प के अंदर केवल स्त्री केसर है, क्या उसके ऊपर परागकण उसी पादप के आएंगे? परागकोश होगा ही नहीं तो कहां से आए? दूसरा है विषम कालपक्वता, अगर स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों ही है पर स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जा रही है जब परागकण ही नहीं बन रहे, या परागकण पहले बन जा रहे हैं जब स्त्री केसर विकसित ही नहीं हो, तो इसको बोला जाता है विषम कालपक्वता। तीसरा है उन्मलयता, यानी ऐसे पुष्प जो हमेशा खुले रहते हैं उनके अंदर क्या होता है? पर परागण होता है। तीसरा है विषमवर्ती काल, अगर क्या हो स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों पास पास में हो, मान लीजिए ये स्त्री केसर है और ये पुंग केसर, तो इससे परागकण निकलेंगे यहीं गिर जाएंगे। अगर मान लीजिए स्त्री केसर यहाँ पर है, परागकोश यहाँ पर है, तो क्या परागकण यहाँ से ऊपर जाएंगे? नहीं, तो इसको बोला जाता है विषमवर्ती काग्र, यानी परागकोश और वर्तिकाग्र विभिन्न अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हो। तीसरा है स्वबंधिता, कि अगर कई पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागकण तो विकसित हो जाते हैं, वर्तिकाग्र पर भी चले जाते हैं, पर वहां पर जाकर अंकुरित नहीं होते हैं, वर्तिकाग्र हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इसको बोला जाता है स्वबंधिता। और ये किसके अंदर पाया जाता है? तंबाकू के अंदर। तंबाकू के खुद के परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर विकसित नहीं होते या उनमें अंकुरण नहीं होता। अब मैंने बताया था कि परागकण कैसे हैं? अचल है, यानी वो चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद नहीं जा सकते, इसीलिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कम से कम कोई कारक होने चाहिए। तो कारक में सबसे पहले दो प्रकार के कारक होते हैं, पहला है अजैविक कारक, दूसरा है जैविक कारक। अजैविक कारक का मतलब ऐसे जीव जिसके अंदर सजीव के लक्षण नहीं हो या सजीव नहीं हो। कौन कौन से? वायु के द्वारा परागण और जल के द्वारा परागण। मान लीजिए कोई पुष्प है, उसके अंदर परागकण बनेंगे, वायु आएगी और उसको उड़ा के लेके दूसरी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण करेंगे। दूसरा है जल परागण, जल के अंदर पाए जाने वाले पादपों के अंदर परागण, जल इधर उधर बहता रहता है तो वो परागणों को ले जाने का कार्य करता है। तीसरा है जैविक कार्य, इसके अंदर सजीव अपनी भूमिका निभाते हैं परागण की प्रक्रिया। सबसे पहला है कीट परागण। आपको पता है कि आपने पुष्प देखा होगा तो उसके ऊपर मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, हमेशा घूमती रहती, तो वो क्या करेगी? पराग एक पुष्प पे बैठेगी, दूसरे पुष्प पे जाएगी तो परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी। दूसरा है पक्षी परागण, पक्षी भी मकरंद के लिए एक पुष्प पे बैठते हैं, दूसरे पुष्प पे जाते हैं। तीसरा है चमगादड़ परागण, अगर चमगादड़ के द्वारा होता तो उसको चमगादड़ परागण कहते हैं। अन्य लीमर हो गया, वृक्षवासी हो गया या सरीसृप, इनके द्वारा भी परागण होता है। अब सर्वप्रथम है वायु परागण। अगर किसी पुष्प के अंदर परागकण गण की क्रिया वायु के द्वारा हो तो उसको बोला जाता है वायु परागण। वायु परागण के अंदर परागकण कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं। क्यों? क्योंकि वायु के अंदर उसको उड़ा के लेके जाना है, हल्के होने चाहिए। दूसरे, अगर वो बड़े हैं तो वो उड़ नहीं पाएंगे या जगह जगह पर ठहर जाएंगे। तीसरा है शुष्क, अगर उनके ऊपर चिपचिपा आवरण पाया जाता है तो वो जगह जगह किसी स्थान पर चिपक जाएंगे, वर्तिकाग्र पर नहीं जाएंगे, इसीलिए ये कैसे होते हैं? शुष्क होते हैं। अगली वर्तिकाग्र इनकी कैसी होती है? रोमिल और चिपचिपी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें आंख बंद करके तीर चलाने वाला सिस्टम। क्यों? क्योंकि रोमिल होनी चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारे रोम पाए जाने चाहिए ताकि हवा के अंदर उड़ते परागकण को वो कैप्चर कर ले। दूसरा है चिपचिपी, अगर मान लीजिए ये चिपचिपी नहीं होगी तो परागकण इसके ऊपर चिपकेंगे नहीं और वायु उनको आगे उड़ा के ले जाए। दूसरा, खुशबू इनके अंदर अनुपस्थित, क्योंकि पादपों को पता है भाई परागण कौन करवा रहा है? वायु करवा रही है, वायु को किसी प्रकार की खुशबू की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या करते हैं? पुष्पों के अंदर खुशबू इनके अंदर अनुपस्थित होती है। वायु मकरंद का भी उपयोग नहीं करती तो मकरंद भी इनके अंदर अनुपस्थित होता है। ऐसे पादप कौन से होते हैं? एक लिंगी पादपों के अंदर वायु के द्वारा सामान्यतः परागण होता है। एग्जाम्पल है आपका मक्का, गन्ना, घास, नारियल और खजूर। जल परागण होता है। जल परागण के अंदर जो परागकण होते हैं उनके ऊपर क्या पाई जाती हैं? श्लेष्मा पाई जाती हैं। एक बीजपत्रीय पादपों में होता है और 30 वंशों तक ही सीमित है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अधिजल यानी जल के ऊपर किसके अंदर होता है? वेलिस्नेरिया, ये मीठे जल के अंदर पाया जाता है। दूसरा है अधोजल यानी जल के अंदर, किसके अंदर होता है? हाइड्रिला और जोस्टेरा। हाइड्रिला मीठे जल के अंदर पाया जाता है, जोस्टेरा समुद्री घास से समुद्र के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कीट परागण, अगर किसी पुष्प के अंदर परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा होती है तो उसको बोला जाता है कीट परागण। और कीट परागण किस किस के अंदर? जिस पादपों के अंदर होता है लगभग 80% परागण जो कीट परागण है कौन करती हैं?
मधुमक्खियों के द्वारा होती हैं, क्योंकि ये पुष्पों के ऊपर घूमती रहती हैं, इनको शहद बनाने के लिए मकरंद की आवश्यकता होती है, इसीलिए लगभग जो 80% परागण है वो कौन करवाती हैं? मधुमक्खियां। और जिनके अंदर कीट परागण होता है उनके अंदर क्या होती हैं? पोलन कीट उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं? पोलन कीट। पोलन कीट क्या है? मैंने पहले ही बताया था, परागकण के ऊपर एक पीला आवरण पाया जाता है, वसा का बना होता है, जिसको बोला जाता है पोलन कीट, और ये कीटों को, परागकणों को कीटों के ऊपर चिपकाने का कार्य करती है। दूसरी बात, ये जो पुष्प होते हैं ये बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, सुगंध आती है इनमें, मकरंद युक्त होते हैं, क्योंकि कीटों को जब मकरंद मिलेगा तभी वो इस पुष्पों के पास आएंगे। उदाहरण क्या है? नींबू, धनिया, सेब, प्याज, कपास आदि। और जो पुष्प रात को खुलते हैं, जो पुष्प रात को खिलते हैं, उन पुष्पों के अंदर एक तीखी गंध पाई जाती है और वो सफेद रंग के होते हैं। अब कई पादप हैं जिनके अंदर एक विशेष कीट के द्वारा ही परागण होता है, जैसे युक्का पादप है, इनके अंदर परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? टेजिटुक्ला शलभ कीट के द्वारा। दूसरा है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुष्प है, आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, एमोरफोपेलस, लगभग 6 फीट का पादप होता है। उसके बाद अंजीर है, अंजीर के अंदर परागण की क्रिया कौन करता है? ब्लास्टोफेगा जो कीट है वो करता है। अब कुछ पादप ऐसे हैं जो जलीय हैं, जैसे वाटर लिली, कमल, जलकुंभी, ये जलीय पादप होते हुए भी इनके अंदर परागण की क्रिया कहां पर होती है? कीट, क्योंकि ये जल की सतह पर पाए जाते हैं। उसके बाद अन्य जैविक कारक, जैसे पक्षी किसके अंदर परागण की क्रिया करवाते हैं? बोतल ब्रश के अंदर। चमगादड़ जो केले के अंदर क्या करवाते हैं? परागण की प्रक्रिया करवाते हैं। अब क्या होता है कि परागकण कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा कहां पर पहुंच गए हैं? स्त्री केसर पर। कहां पहुंच गए हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर का यह फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाल। यहां मान लीजिए क्या आकर गिर गया? परागकण आकर गिर गया, और अब ये स्त्री केसर डिसाइड करेगी कि इस परागकण को अंकुरित होने देना है या नहीं होने देना, क्योंकि आपने देखा था कि परागकण था, उसके ऊपर 2 आवरण पाए जाते हैं और उसके ऊपर 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं जहां से परागनली निकलती। जैसे ही ये यहां पर आएगी, तो अगर मान लीजिए ये परागकण इसी पादप का है, तो ये पादप क्या करेगा? ये वर्तिकाग्र क्या करेगी? शर्करा का स्त्रावण करेगी, और शर्करा के स्त्रावण से यहां से क्या निकलेगी? पराग नली निकलेगी। क्या निकलेगी? पराग नली। और इसको बोला जाता है पराग स्त्रीकेशन संकर्षण या परागकण का अंकुरण। उसके बाद जब परागकण से नली निकल जाएगी, उससे नर युग्मक अंड कोशिका तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद होगा निषेचन या युग्मक संलयन होगा। क्या होगा? युग्मक संलयन। युग्मक संलयन भी कितने प्रकार से होंगे? 3 प्रकार से। कैसे? पहला तो क्या होगा? एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका। ये क्या है? नर युग्मक, और ये क्या है? अंड कोशिका। इन दोनों का क्या होगा? निषेचन होगा, और क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। दूसरा है त्रिशल्य। एक अपने देखा था परागकण के अंदर जनन कोशिका 2 कोशिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, तो दूसरा नर केंद्र, ये तो था प्रथम नर केंद्र, प्रथम नर केंद्र, ये दूसरा नर केंद्र, प्लस यहां पर क्या थे? 2 ध्रुवीय केंद्रक, ये आपस में जुड़कर एक ध्रुवीय केंद्रक बन जाएंगे, और ये द्वितीय नर केंद्रक। और ये क्या है? ध्रुवीय केंद्रक। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और इसके का बाद जो बनेगा उसको बोला जाता है भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष कैसी संरचना है? 2 केंद्रक ये, 1 केंद्रक ये, टोटल कितने केंद्रक हो गए? 3। इसीलिए इसको बोला जाता है त्रिशल्य, और इसको बोला जाता है सत्य निषेचन। यानी प्रथम नर केंद्रक तथा अंड कोशिका का निषेचन होता है और भ्रूण बनता है, उसको बोला जाता है सत्य निषेचन। द्वितीय नर केंद्रक और
दो ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ते हैं जिसको बोला जाता है त्रिसलिन। त्रिसलिन का मतलब है 3 केंद्रकों का सलिन। और भ्रूणपोष बनता है और ये कैसी होती हैं? त्रिगुणित होती है। अब मुझे बताएं इसमें निषेचन कितनी बार हो रहा है? पहला बार तो हो रहा है सत्य निषेचन, दूसरी बार त्रिशल्य, तो 2 बार निषेचन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? द्विनिषेचन। यानी प्रथम बार सत्य निषेचन और त्रिशल्य को संयुक्त रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। अब इधर देखो तो यहां पर परागकण आकर गिरेगा। परागकण के अंदर कितनी कोशिका हैं? 2 कोशिका, एक कायी कोशिका, एक जनन कोशिका। यहां मान लीजिए क्या है? जनन छिद्र है। इस जनन छिद्र की सहायता से क्या निकलेगी? पहले तो कायिक केंद्रक इसके अंदर प्रवेश करेगा, उसके बाद जनन कोशिका प्रवेश करेगी और जनन कोशिका कितने केंद्रक बना देगी? 2 केंद्र। ये इस पराग नली की सहायता से होते हुए यहां है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष के नीचे 3 कोशिका, 2 कोशिका केंद्रक, यहां 3 कोशिका, यहां ये पराग नली यहां से होते हुए यहां पर प्रवेश करेगी। इस पराग नली के अंदर कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक। एक पहला केंद्रक इस अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है जिसको बोला जाता है सत्य निषेचन, और दूसरा ये दूसरे वाला केंद्रक इसके साथ जो ध्रुवीय केंद्रों के साथ संलयित हो जाता है जिसको बोला जाता है त्रिशल्य। निषेचन 2 बार होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है द्विनिषेचन। इसके बाद भ्रूणपोष का परिवर्धन। अब जो त्रिशल्यन के बाद जो भ्रूणपोष बनता है वो 2 प्रकार से उसका परिवर्धन होता है। पहली बात तो ये जो भ्रूणपोष है कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। दूसरा ये क्या करता है? कार्य क्या है इसका? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तीसरी बात विकास, यानी इसका विकास है जो भ्रूण से पहले होता है। क्यों? क्योंकि भ्रूण बनेगा, भ्रूण को ये क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। इसीलिए भ्रूणपोष का विकास क्या होना जरूरी है? पहले। भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष। अब केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होता है कि इसके अंदर केवल और केवल क्या होता है? केंद्रक विभाजन होता है। केवल और केवल केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। उदाहरण क्या है आपका? नारियल पानी। दूसरा है कोशिकीय विभाजन। इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन भी होता है।
ऐसे भ्रूणपोष को अपन क्या कहते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष। उदाहरण क्या हो गया? नारियल का सफेद खाने योग्य भाग किसका एग्जाम्पल है? कोशिकीय भ्रूणपोष का। उसके बाद भ्रूणपोष का परिवर्धन किस प्रकार से होता है? ये क्या है? ये आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये आपके प्राथमिक, ये आपका युग्मनज हो गया। अब इस युग्मनज को अपन बाहर ले लेंगे और इसको बाहर लेने के बाद मान अपने पढ़ने के लिए, वैसे ये सारे के सारे प्रोसेस इसी के अंदर होता है। बाहर ले लिया, बाहर लेने के बाद पहले इसके अंदर होता है विभाजन। विभाजन से दो कोशिका बनती, एक कोशिका टर्मिनल कोशिका, दूसरी कोशिका आधारीय कोशिका। अब इसके अंदर धीरे धीरे विभाजन होता है। विभाजन के बाद क्या बनता है? गोलाकार भ्रूण बनता है, उसके बाद हृदयाकार भ्रूण बनता है और उसके बाद परिपक्व भ्रूण बन जाएगा। और इसके अंदर ये कोशिका है, इसको बोला जाता है निलंबक। और जहां से मूल निकलेगी मूलांकुर। इसके अंदर ये द्विबीजपत्री है, इसीलिए इसके अंदर दो बीजपत्र पाए जाते हैं। जहां से तना निकलेगा वहां से उसको बोला जाता है प्रांकुर। ये जो निलंबक है ये क्या करता है? इस जो आपका भ्रूण बनेगा उस भ्रूण को भ्रूणपोष के अंदर धक्का देने का कार्य करता है ताकि उसके वहां से उसको पोषण प्राप्त हो। अब है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास है सामान्यतः शुरुआत के अंदर समान होता है। तो एक बीजपत्री भ्रूण व द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास समान होता है, परंतु बनने वाले बीज में विभिन्नता पाई जाती है। एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास तो बराबर होता है, पर द्विबीजपत्री भ्रूण के बाद बीज बनता है वो अलग बनता है, एक बीजपत्री भ्रूण के बाद जो बीज बनता है वो अलग बनता है। उसके बाद और बीजी पादप होते हैं, उनके अंदर बीज किस प्रकार से होते हैं? तो उनके अंदर दो प्रकार के बीज होते हैं। पहला है अभ्रूणपोषी बीज या गैर एल्ब्यूमिन और दूसरा है भ्रूणपोषी बीज या एल्ब्यूमिन। ऐसे बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होता है, उस जिसके अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है उसको बोला जाता है अभ्रूणपोषी बीज। और इनके अंदर जो भ्रूणपोष होता है उसको बीज पत्र के अंदर एकत्रित कर लिया जाता है। उदाहरण है आपके द्विबीजपत्री पादप बीज जितने भी होते हैं वो होते हैं अभ्रूणपोषी बीज, उनके अंदर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। अपवाद क्या है? अरण। ये कैसा बीज है? एक बीजपत्री पादप है, एक बीजपत्री बीज है, जबकि ये कैसा है? अभ्रूणपोषी, यानी इसके अंदर भ्रूणपोष नहीं होता। दूसरे है भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिन। ऐसे बीज जिसके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित हो उनको बोला जाता है भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिन। और इसके एग्जाम्पल क्या है? एक बीजपत्री। और अपवाद क्या है? आर्किड। द्विबीजपत्री होने के बाद भी इसके अंदर भ्रूणपोष शेष रहता है। उसके बाद फल अंडाशय से विकसित होकर क्या बनता है? फल बनता है। फल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला फल कौन सा है? सत्य फल। दूसरा फल कौन सा है? कूट फल, आभासी फल या असत्य फल। सत्य फल के अंदर निर्माण कहां से होता है? फल कहां से बनता है? अंडाशय से। और कूट फल के अंदर फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी भाग से, अंडाशय से अतिरिक्त किसी भाग से
एग्जाम्पल क्या है आपके, सेब है, स्ट्रॉबेरी है, इनका निर्माण कहां से होता है, पुष्पासन से, ये अंडाशय से नहीं बनते। उसके बाद अनिषेक फलन, असंजनन और बहुपूर्णता। अगर किसी के अंदर बिना निषेचन के ही फल बन जाए उसको बोला जाता है अनिषेक फलन। और एग्जाम्पल है आपका केले के वृक्ष के अंदर बिना निषेचन के ही फल बनता है। दूसरा है असंजनन, अगर बिना निषेचन के ही बीज बन जाए तो उसको बोला जाता है असंजनन। और एग्जाम्पल क्या है, घास, जिसके अंदर बिना निषेचन ही बीज बन जाता है। तीसरा है बहुभ्रूण, अगर एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण उपस्थित है तो उसको बोला जाता है बहुभ्रूणता। एग्जाम्पल क्या है, नींबू, संतरा और तंबाकू, इनके अंदर एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण उपस्थित होते हैं। और बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इसी के साथ ये पाठ आपका हुआ समाप्त। धन्यवाद। इनसे जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मिलाइए।